सभी साथियों को मैं मुकेश कुमार भारतीय रेल की तरफ से स्वागत करता हूं। आप सभी अच्छे होंगे ऐसी कामना करता हूं। आज जो चर्चा करते हैं हम लोग वो ट्रैक्शन पावर सर्किट के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे कि OHE से जो हम लोग 25 kV का जो सप्लाई लेते हैं वो ट्रैक्शन मोटर तक किस तरह से जाता है और किस तरह से कार्य करता है ट्रैक्शन मोटर तक, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो हम लोग फीडिंग पावर सर्किट के बारे में पहले ही चर्चा कर चुके हैं, उसकी जानकारी हम लोग ले चुके हैं। तो मैं फीडिंग पावर सर्किट को छोड़कर आगे बढ़ता हूं। तो पिछले सर्किट में हम लोग पढ़े थे TFP तक, यानी कि OHE का जो वोल्ट करेंट है उसको हम लोग TFP तक किस तरह से लाते थे। आज हम लोग TFP से आगे यानी कि TFP प्राइमरी से आगे हम लोग चर्चा करेंगे TFP1 और TFP2, यानी कि TFP1 में किस तरह से सप्लाई जाता है और TFP2 में सेकेंडरी में किस तरह से सप्लाई जाता है, उस पर चर्चा करेंगे। तो TFP1 जब हम लोग टैप चेंजिंग करा करके CGR 1 2 3 के तहत लाए थे TFP1 में। अब यहाँ से आगे देखते हैं तो TFP1 सेकेंडरी, तो TFP से TFP1 इंडक्शन विधि से ही चार्ज होता है और उसके बाद TFP में आने के बाद RSI ब्लॉक में जाता है। TFP1 से RSI ब्लॉक नंबर 1 में और TFP2 से RSI ब्लॉक नंबर 2 में। तो अभी तक यहाँ RSI ब्लॉक में AC दिया जा रहा था, लेकिन ट्रैक्शन मोटर को DC सप्लाई चाहिए। तो अब AC सप्लाई को हम लोग DC सप्लाई में बदलेंगे। तो AC को DC में बदलने के लिए RSI ब्लॉक लगाया गया है। तो 2 बोगियां हैं, प्रत्येक बोगी में 3 ट्रैक्शन मोटर। तो पहली बोगी में ट्रैक्शन मोटर 1 2 3 और दूसरी बोगी में ट्रैक्शन मोटर नंबर 4 5 6 है। तो RSI ब्लॉक से TM 1 2 3 को सप्लाई दिया जाता है और RSI ब्लॉक 2 से TM 4 5 6 को सप्लाई दिया जाता है। तो RSI में सप्लाई जो जाता है उस पर हम लोग देखते हैं। तो RSI से DC पैदा करके हम लोग ट्रैक्शन मोटर में देते हैं। तो TFP1 से जो सप्लाई गया है उसमें QRSI लगाया गया है और उसका करंट ट्रांसफार्मर है RSI-LM। तो RSI-LM को जब 3900 वोल्टेज मिल जाता है तो 5 वोल्ट की सप्लाई QRSI को देता है और QRSI इनर्जाइज होकर के आपका DJ ट्रिप करा देता है, क्योंकि QRSI का NCI MTDJ के ब्रांच पे लगा हुआ है। तो इस तरह से RSI ब्लॉक में हम सप्लाई देने का कार्य किए। उसके बाद वो वहाँ से AC लेता है और RSI DC देने का कार्य करता है। DC बनने के बाद कुछ AC का रिपल्स उसमें रह जाता है। तो हम RSI ब्लॉक के बाद एक SL लगाए हैं। SL लगाने का मतलब ये हुआ कि जो RSI जो है पूरा के पूरा 100% DC नहीं बना पाता है, तो उसको 100% में कन्वर्ट करने के लिए SL यानी कि कुछ AC का जो रिपल्स है वो SL अपने में ऑब्जर्व कर लेता है। उसके बाद जाता है TM 1 2 3 में, है ना, और TM 4 5 6 में। तो यहाँ पे हम लोग और आगे चलते हैं। तो RSI ब्लॉक के बाद SL से होते हुए लाइन कॉन्टैक्टर 1 2 3 4 5 6, यानी कि लाइन ट्रैक्शन मोटर में करंट जाने के लिए लाइन कॉन्टैक्टर का बंद होना अनिवार्य है। यदि लाइन कॉन्टैक्टर बंद नहीं होता है तो ट्रैक्शन मोटर में करंट नहीं जाएगा, तो ट्रैक्शन मोटर कार्य नहीं करेगा। तो लाइन कॉन्टैक्टर किस तरह से क्लोज होता है उस पर हम लोग दूसरे सर्किट में चर्चा करेंगे। अभी बस इतना ही जानेंगे कि SL से जो निकला करंट वो लाइन कॉन्टैक्टर क्लोज होने के बाद, लाइन कॉन्टैक्टर क्लोज होने के बाद फील्ड में जाता है। तो इस तरह से हम लोग
फील्ड में चला गया। तो इसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि फील्ड में जाने के बाद यहाँ पे कौन कौन सा इक्विपमेंट्स जो है वो लगा हुआ है ना। तो देखिए बोगी 1 में जो एक लगा हुआ है Q20 का जो पिकअप रेंज है 865 वोल्ट है। यानी कि जैसे ही आप वोल्टेज का जो हम लोग ट्रैक्शन मोटर में मैक्सिमम वोल्टेज 865 दे सकते हैं, तो 865 जैसे ही होगा तो Q20 पिकअप हो जाएगा और पिकअप हो करके आपका नॉच को रिग्रेस कराने का कार्य कराएगा, है ना। तो Q20 नॉच रिग्रेस करा देगा। तो ये दिया हुआ है, उसका एक रेजिस्टेंस लगाया गया है RQ20 इसलिए लगाया गया है कि लाइफ उसका बढ़ जाता है। Q20 का रेजिस्टेंस लगा देने से लाइफ उसका बढ़ जाता है, कॉइल का लाइफ बढ़ जाता है। उसके बाद लाइन कॉन्टेक्टर के बाद आप देखेंगे कि J1 J2 लगाया गया है। J1 J2 बोलने का मतलब है रिवर्सर लगाया गया है। तो J1 J2 जो है लोको का डायरेक्शन चेंज करने का कार्य करता है, यानी कि डायरेक्शन फॉरवर्ड और रिवर्स, यानी कि आप फॉरवर्ड में रिवर्स, अगर आप फॉरवर्ड में यानी कि K1 से आगे की ओर चलाना चाहते हैं तो वो आपका दोनों ऊपर की ओर रहेगा J1 J2, और K1 से अगर पीछे की ओर चलाना चाहते हैं तो वो दोनों नीचे की ओर यानी पीछे सेट हो जाता है। तो डायरेक्शन चेंज करने का कार्य करता है J1 J2। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसमें लगाया हुआ है आरपीएस, यानी कि आरपीएस का जो कार्य है वो आप यहाँ जो एसएल जो कार्य कर रहा था कि कुछ आरएसआई ब्लॉक से निकला हुआ एसी का रिपल्स जो बच गया था उसको एसएल ऑब्जर्व किया। एसएल भी 100% प्योर डीसी नहीं दे पाता है, तो उसको ऑब्जर्व करने के लिए आरपीएस लगाया गया। अब आरपीएस लगाने का पर्पस ये है कि एक्चुअली जो ट्रैक्शन मोटर है उसका कॉइल एसी रिपल्स पाने के बाद जल्दी हिट होता है, डीसी से जल्दी हिट नहीं होता है। तो इसी वजह से आरपीएस लगाया गया है कि कुछ और अगर एसी का रिपल्स बचा है तो उसको आरपीएस अपने आप में ऑब्जर्व कर ले। एक देखे आप लोग देख रहे होंगे इसमें लगा हुआ है एसजे कॉइल। एसजे कॉइल का कार्य क्या है? एसजे कॉइल का कार्य है कि जब हम लोग कभी कभी ऐसा होता है कि अचानक कुछ ज़्यादा करंट अप्लाई कर दिया गलती से या किसी कारण से ज़्यादा करंट अप्लाई ट्रैक्शन मोटर को कर देते हैं, तो एसजे कॉइल क्या करता है कि उसको स्मूथली देने का कार्य करता है, ट्रैक्शन मोटर को स्मूथली देने का कार्य करता है। हम लोग अप्लाई करते हैं तो ऐसा नहीं कि अचानक उसको दे देता है, अचानक देने से झटका मारेगा, इसलिए एसजे कॉइल भी इसमें लगाया गया है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि Q20 के बारे में चर्चा कर चुके। Q20 ओवर वोल्टेज देते हैं तो नॉच रिग्रेस करता है, और एलएसओ भी जो पायलट लैंप है उसको भी चलाता है, बजर भी बजता है Q20। उसके बाद हम लोग देखेंगे QD1 क्या है? QD1 का कार्य क्या है? तो QD1 है जो इसका नाम ही है करेंट डिफरेंशियल रिले, यानी कि जो हम लोग करंट देते हैं ट्रैक्शन मोटर को, करंट जो हम लोग देते हैं तो वो करंट देने के समय में सभी ट्रैक्शन मोटर में एक समान करंट जाना चाहिए, तब तो सभी ट्रैक्शन मोटर एक अच्छे तरह से काम करेगा। तो कभी कभी ट्रैक्शन मोटर के खराबी के कारण, जैसे कोई एक्सल बॉक्स जाम हो गया है या किसी अन्य खराबी के कारण ट्रैक्शन मोटर में करंट डिफरेंस होता है, तो जैसे ही करंट डिफरेंस होता है तो QD पिकअप हो जाता है। QD पिकअप होने के बाद क्या करता है कि आपका नॉच को ये भी रिग्रेस कराएगा QD, है ना। तो QD1 और 1 जो है QD1 जो है
TM2 और 3 के साथ लगा हुआ है। और QD2 जो है ट्रैक्शन मोटर QD1 2 3 और QD2 जो है 3 और 4 के बीच में लगाया गया है। अब इसमें एक चीज़ हम लोग और देखेंगे कि ट्रैक्शन मोटर नंबर जो है 1 के साथ कौन सा मीटर लगा है और ट्रैक्शन मोटर नंबर 2 3 4 5 6 के साथ कौन कौन सा मीटर लगा हुआ है। तो हम लोग अमीटर जो हम लोग जब गाड़ी को ड्राइव करते हैं तो हम लोग को जो सामने में ड्राइविंग डेस्क पे जो भी मीटर लगा हुआ है तो एक रहता है U3 तो A3 लगा हुआ रहता है। तो A3 जो है वो आपका ट्रैक्शन मोटर नंबर 3 के साथ लगा हुआ है। अमीटर नंबर 3 जो है ट्रैक्शन मोटर नंबर 3 के साथ लगा हुआ है। और U1 और U2 जो लगा हुआ है ट्रैक्शन मोटर नंबर 1 के साथ U1 और ट्रैक्शन मोटर नंबर 2 के साथ U2 लगा हुआ है। एक कैब 1 में लगा रहेगा और कैब 2 में लगा रहेगा A4 यानी कि ट्रैक्शन मोटर नंबर 4 के साथ में अमीटर 4 लगाया गया है। और U5 U6 लगा रहेगा जो वोल्टेज बताने का काम करेगा। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं। अब इसमें एक रिले लगाया गया है QOP1 और QOP2। तो QOP1 जो है ट्रैक्शन बोगी 1 का सेफ्टी रिले है, QOP अर्थ फॉल्ट रिले है। यानी कि ट्रैक्शन बोगी 1 में कहीं भी अर्थ फॉल्ट होगा तो QOP इनर्जाइज होकर के और MTDJ के ब्रांच से अपना NCI को हटा लेगा और DJ ओपन करके DJ को ट्रिप करा करके लोगों को सेफ्टी प्रदान करेगा। और QOP2 जो है वो ट्रैक्शन बोगी नंबर 2 के साथ लगा हुआ है। यानी कि उसमें जितने भी इक्विपमेंट्स है TM4 5 6 RSI 2 में यदि कहीं भी अर्थ फॉल्ट की घटना होती है तो QOP2 इनर्जाइज होकर के DJ को ट्रिप कराएगा। QOP2 का भी जो NCI है वो आपका MTDJ के ब्रांच पे लगा हुआ है। और डायरेक्ट सब सेफ्टी रिले है, QOP1 QOP2 ये सब सेफ्टी रिले के अंतर्गत आता है और डायरेक्ट DJ को ट्रिप कराता है क्योंकि MTDJ के ब्रांच पे इसका खुद का NCI लगा हुआ है। ये किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं रहता है, खुद का अपना NCI इसका MTDJ के ब्रांच पर लगाया गया है। तो आज हम लोग इस पे चर्चा किए। एक चीज़ यहाँ पे पेंसिल फ्यूज के बारे में चर्चा जो है थोड़ा सा कर लेते हैं। तो पेंसिल फ्यूज RSI ब्लॉक के पास आप देख रहे होंगे कि पेंसिल फ्यूज लगाया गया है। तो पेंसिल फ्यूज लगाने का पर्पस क्या है? तो पेंसिल फ्यूज इसलिए लगाया गया है कि अगर मेन फ्यूज अगर मेल्ट कर जाता है, एक मेन फ्यूज है ना, और उसके पैरेलल में आप देख रहे होंगे कि पेंसिल फ्यूज लगाया गया है जिसको हम लोग टेलटेल फ्यूज के भी नाम से जानते हैं। वो RSI ब्लॉक 1 में भी लगाया गया है, RSI ब्लॉक नंबर 2 में भी लगाया गया है। तो पेंसिल फ्यूज का कार्य है कि जब मेन फ्यूज अगर मेल्ट कर जाता है तो लोड जो है पेंसिल फ्यूज टेलटेल फ्यूज के द्वारा स्टार्ट करंट का फ्लोइंग स्टार्ट हो जाता है। तो अगर एक टेलटेल फ्यूज मेल्ट होता है तो हम लोग एक मोटर को छाट करके इस तरह से मोटर को छाट करके मैक्सिमम 2 टेलटेल फ्यूज मेल्ट होने तक हम लोग कार्य करेंगे। 2 से ज़्यादा अगर मेल्ट हो जाता है तो हम लोग बोगी को ही समानतः आइसोलेट कर देते हैं। तो 2 टेलटेल फ्यूज तक हम लोग कार्य करेंगे, उसके बाद हम लोग कार्य नहीं करेंगे। तो इस तरह से हम लोग देखें, है ना। ओवरऑल हम लोग आज जो है ट्रैक्शन पावर सर्किट पर चर्चा किए विशेष, और अगले वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। इसलिए हम आप लोग से अनुरोध करते हैं कि आप लोग इस वीडियो से जुड़े रहें। जब इच्छा हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने का भी कोशिश करें। एक छोटी सी कोशिश है कि हम सभी रनिंग स्टाफ एक दूसरे भाई बंधु आपस में इसी तरह वीडियो से जुड़े रहें
और हल्का फुल्का जो भी है जानकारी एक दूसरे के साथ शेयर करते रहें। जय हिंद, जय भारत।